मैं पहले केंद्रीय मंत्री भी रहा और मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा हूं। मेरी बगल में लेफ्ट में श्री विप्लव देव जी आजकल लोकसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा में आजकल हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं। उनके बगल में आपके जाने माने चेहरे श्री श्रीकांत मजूमदार जी भारत सरकार में मंत्री हैं और इस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। मेरे बगल में राइट में मिसेज मीनाक्षी लेखी जी भारत सरकार में मंत्री भी रही हैं, बहुत प्रसिद्ध कानूनविद हैं, बहुत अच्छी प्रसिद्ध वकील हैं। उनके बगल में श्री मनन कुमार मिश्रा जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके वो अध्यक्ष हैं, कई बार से अध्यक्ष हैं और वो बहुत बड़े कानूनविद हैं। उनके बगल में मिसेज अग्नि मित्रा पोल हैं और भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की या जनरल सेक्रेटरी और दूसरे हमारे सब अधिकारी। देखिए, हम लोग ये जो टीम यहाँ पर आई है केवल मात्र इसीलिए नहीं, भारती घोष भारतीय जनता पार्टी में पहले IPS अफसर रही है। ये हमारी जो टीम है, हमारी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने इस टीम का गठन किया। केवल इसलिए नहीं कि ये जो केस हुआ है लॉ कॉलेज के अंदर, जो सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना हुई है, कि हम उसके बारे में थोड़ा जांच करें। हम इसलिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सदस्य, और मैं कहना चाहता हूं इस देश का प्रत्येक जागरूक नागरिक, बस पश्चिम बंगाल की प्रत्येक बेटी और प्रत्येक बहन के पीछे खड़ा है। हम उसके बारे में चिंतित हैं। ये जो घटना हुई है उसके बारे में उत्सुक हैं, स्तब्ध हैं, आक्रोशित हैं और बहुत ही व्यथित भी है, दुखी भी है। जिस प्रकार से घटना चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये केवल एक घटना नहीं, जो एक पैटर्न बन रहा है और पैटर्न पिछले काफी दिनों से, सालों से चल रहा है। पिछले साल में RG कॉलेज में क्या घटना घटी, उससे लगता है एक विशेष पैटर्न बन रहा है। विशेष पैटर्न ऐसा है कि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हो रही है, प्रशासनिक लापरवाही और उसके साथ साथ जिस प्रकार से पार्टी के जो यहाँ पर इस समय जो सरकार है, ममता दीदी की सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और एक केस नहीं, ऐसे बहुत केस हैं। हमारे पास लिस्ट है, अग्निमित्रा जी ने आज लिस्ट दी है, होगा तो बाद में प्रेस में भी हम उसको रिलीज करेंगे। इतने केस हैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके प्रति अपराध के, बहुत से केसेस में FIR ही रजिस्टर नहीं की जा रही। हम दिखाने के लिए दिखाएंगे आंकड़ों के अंदर कि आंकड़ों में जो है, आंकड़े में तो वेस्ट बंगाल जो पीछे आगे नहीं है। जब FIR ही रजिस्टर नहीं होती है, कितने लोग हैं अभी, कितनी महिलाएं हैं जो अत्याचार से पीड़ित हैं। ये बड़े दुख की बात है और इसलिए हम लोग, एक तो जैसे मैंने कहा, जो पीड़िता है उसके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। पुलिस ने जो भी किया है, हम लोग अभी आज हमारी टीम कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिली। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर से मिलकर के उन्होंने अपने को बताया उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, किन किन लोगों का उसमें जो गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने हम लोगों को ये अश्योर किया है कि इस केस के अंदर कठिनतम से अधिक सजा इस केस में दिलवाई जाएगी। इतने अपराध हो, बेटी किसी की भी हो, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। हम यहाँ कोई केस का राजनीतिकरण करने नहीं आए हैं। इसमें कोई राजनीति, कोई पार्टी नहीं है। उस बेटी सबकी बेटी है, कलकत्ता की बेटी पूरे भारत की बेटी है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस के अंदर जहां तक है और कठोरतम सजा हो, परिवार को न्याय मिले। और महिलाएं यहाँ पर केवल एक वोट बैंक नहीं है, महिला केवल एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, महिला केवल राजनीतिक ढाल नहीं बनना चाहिए। वे सम्मान की पात्र हैं, वो सुरक्षा की पात्र हैं, उनको सब कुछ मिलना चाहिए। इतना कहकर मैं यहाँ पर थोड़ा रुकता हूँ। हमारे जो साथी लोग हैं
वो बारी बारी से अपनी बात करेंगे। कुछ प्रश्न आपके होंगे, उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे। भाई सुनो, सॉरी, प्लीज थोड़ा शांति बनाइए। अरे मैं रिक्वेस्ट यू प्लीज थोड़ा सा यू कोऑपरेट विद अस, कोऑपरेट विद द मीडिया, कोऑपरेट विद अस। थैंक यू वेरी मच। आप मन में क्या बोलेंगे? कोई बोल लेगा। मैं कंक्लूड कर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसका एक निश्चित वजह था। देयर वाज ए डेफिनेट रीजन बिहाइंड दैट। आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर घटनाएं होती जा रही हैं महिलाओं के खिलाफ। आरजी कार का केस आपने देखा, वकील यहाँ पिटे थे। महिलाओं के प्रति जितना अत्याचार और जिस तरह का अनाचार, रेप की घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं, उसका लिस्ट आपको देंगे हम। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस मैसेंडरी, यहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी नाकामियत, उनकी बदनीयती, और चूंकि जितनी ये इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही हैं, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के पदाधिकारी निश्चित तौर पर वो इन्वॉल्व होते हैं, वही अपराधी हैं। इसलिए उनको सरकारी तंत्र का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का लगातार उनको सपोर्ट मिलता रहा है, केसेज को हशप कर दिया जाता है। अब उसी क्रम में लॉ कॉलेज में, जहां कानून की पढ़ाई होती है, जहां से मजिस्ट्रेट, जजेज और वकील निकलते हैं, लॉ कॉलेज के कैंपस में गैंग रेप की घटना, और सामने बात तुरंत आ गई कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त, जो मेन एक्यूज था, वो टीएमसी से रिलेटेड था। एक हिस्ट्री सीटर है, जैसा कि हमारे ब्रदर ने बताया, वो 4 बार गिरफ्तार इसके पहले भी हो चुका है। बावजूद उसके अभी हम लोगों ने अपने अभियान के तहत जब वहां के वाइस प्रिंसिपल से बात की, तो उन्होंने बताया कि उसकी बहाली गवर्निंग बॉडी, जिसमें सारे के सारे गवर्नमेंटल अथॉरिटीज हैं, उन लोगों ने उसकी बहाली की। 500 रुपये रोज के हिसाब से वो वहीं का विद्यार्थी रहा है। ही इज ए लॉ ग्रेजुएट। बावजूद उसको कई घटनाएं इसके पहले भी कर चुका है कॉलेज में, लड़कियों के साथ छेड़खानी। एक घटना ऐसी भी है कि पुलिस के साथ उसने मारपीट की। बावजूद ऐसे तत्वों को कॉलेज के कैंपस में इन लोगों ने अलाउ किया, उसको वहां पे टेम्पररी रूप से रखा गया ताकि वो लड़कियों को तंग करे और कॉलेज का माहौल बिगाड़े। तो अभी तक हम लोगों ने सीपी से बात की, अभी हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि जितनी दिक्कत हम लोगों को हुई यहाँ वाइस प्रिंसिपल से मिलने देने में, पुलिस ने जितनी अड़चनें पैदा की, अब प्रेस के लोगों ने भी देखा होगा, बहुत मशक्कत के बाद हम लोग वहां जा सके। लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि पीड़िता से या पीड़िता के परिवार वालों से भी, उनसे भी हम मिले। लेकिन जो हमारी सूचना है, हमें जो इंफॉर्मेशन है, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। पुलिस ने उनको कहीं छुपा दिया है। तो स्थिति जहां ऐसी है, तो पुलिस का जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस पर हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। पता नहीं पीड़िता या उसके परिवार पर कोई दबाव है, उनको सही बात बोलने से मना किया जा रहा है, उनको सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, ये समय बताएगा। लेकिन हम अपने रिपोर्ट में जो सच्चाई है वो लिख के देंगे। अब स्थिति जो पश्चिम बंगाल की है, हमारे बड़े भाई नेताजी ने बताया, जो हमारे टीम के लीडर हैं,
कि महिलाएं, आम जनता आपके पश्चिम बंगाल में पूरी तरह असुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। अब हमारे टीम के और मेंबर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको एड्रेस करें। मैं कंक्लूड कर दूं। সাংবাদিক বন্ধুরা, বিষয়টা হচ্ছে বাংলার মানুষের বাঁচার অধিকার আছে প্রথম বিষয়। মহিলা মুখ্যমন্ত্রী और মহিলার উপর অত্যাচার একের পরে, এটা ল কলেজের স্টুডেন্ট, একটা এমবিবিএস কলেজের স্টুডেন্ট বা ডাক্তার, তার জন্য মিডিয়া, ভারতীয় জনতা পার্টি হাইলাইট হচ্ছে। প্রতিদিন বাংলাতে মহিলার সঙ্গে ছেড়কানি হচ্ছে, রেপ হচ্ছে, এফআইআর নেওয়া হচ্ছে না। আমি এর আগে এসেছিলাম কুচবিহার, আমি গিয়েছিলাম, হসপিটালে অ্যাডমিট, রেপ করেছে। আমি অগ্নিমিত্রাজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ পর্যন্ত তার এফআইআর হয়নি। আমরা ডিজিপিকে মেইল করেছি। তো যে রাজ্যের মধ্যে মহিলাদেরকে বলাৎকার আর রেপ করার পর তার এফআইআর হয় না, যেটা অটোমেটিক্যালি কোনো হসপিটালে তার চিকিৎসা করা, সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইন, বিনা পয়সাতে, আর ওখানেই মেডিকেল করা আর এফআইআর করা, সেগুলো করা হয় না। একটা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, আর মহিলাদের সুরক্ষা নেই। মহিলাদের সুরক্ষার জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির এই টিম আদরণীয় নাড্ডাজি পাঠিয়েছেন। আর তার মধ্যে স্পষ্টতার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের কারণে, তাদের লিডারশিপের ব্যবস্থার কারণে এই সব ঘটনাগুলি ঘটছে। এই মনোজিৎ ধরকেও ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থাকার পরেও তাকে অশোক দেব নামে যে এমএলএ তৃণমূলের, উনি কলেজের গভর্নিং যে বডি আছে তার চেয়ারম্যান। আমরা কথা বলেছি ভাইস চেয়ারম্যান, ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে। সমস্ত রিক্রুটমেন্ট ওনার দ্বারা হয়ে থাকে। ওখানে যে গার্ড রাখা হয়েছে, যে ওখানে সরকারি গার্ড ছিল, ওগুলোকে সরিয়ে টেম্পোরারি যে ক্যাজুয়াল বেসিসে সানফ্লাওয়ার নামে এক কোম্পানির এখানে লাগানো হয়েছে। সে কোম্পানির মালিক তো তৃণমূলের কই হবে। তো ও গার্ডেই পাহারা দিয়ে ঘটনা ঘটিয়েছে ওর রুমেই। গার্ডের রিক্রুটমেন্ট তৃণমূলের সেই এমএলএ অশোক দেবই করেছে, তার কমিটি করেছে। তো তৃণমূল বলছে, মমতা ব্যানার্জি প্রশাসন বলছে ঠিক আছে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। ব্যবস্থা নিচ্ছ সেটা বড় বিষয় না, বড় বিষয় হচ্ছে তোমরা এই ধরনের লোকেদেরকে, যার ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যে কোনো চাকরি দেওয়ার সময় পুলিশ ক্লারিফিকেশন নিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে তোমরা জানো সে মাতলামো করে, সে ড্রাগস নেয়, সে মহিলা ওকে শ্লীলতাহানি ওপেনলি করে, পুলিশকে মারধর করেছে, ওকে তোমরা কলেজের মধ্যে ক্যাজুয়ালি রিক্রুটমেন্ট করেছো। এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় অপরাধ। তাহলে তার জন্য আমি আপনাদের মাধ্যমে বলছি পুলিশ প্রশাসনকে যে অশোক দেবকে তার মধ্যে একুস্ট করা হোক, কারণ উনি এগুলিকে রিক্রুটমেন্ট দিয়েছেন। যদি না জেনে এই ধরনের গুন্ডা পান্ডা সান্ডাকে কেন সেখানে রিক্রুটমেন্ট দেওয়া হলো? আজকে যে বোনটা অত্যাচারিত হলো, রেপ হলো, তার কারণ কার কারণে হয়েছে? আমরা আমার সঙ্গে মার্ডার হয়েছে, কিন্তু মার্ডার হওয়ার পেছনে কারণটা কি, কি কারণে হচ্ছে? সে রাস্তাটা কি? রাস্তাটা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশাসন, তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, এমএলএ, মন্ত্রী, এরা দোষী তার জন্য। আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে পুলিশ কমিশনার সঙ্গে আমরা দেখা করেছি লালবাজারে। উনি স্পষ্টতার সঙ্গে বলেছে যে আমরা তার মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ করব না, আমরা শাস্তি যাতে কঠোর শাস্তি হয়। আমাদের মিনাক্ষী বলেছেন ফাঁসি হবে, তো বলছে হ্যাঁ নিশ্চিত হবে, বা আর কে তো হয়নি। তো কমিশনার বলছে না না ম্যাডাম ইস বার হোগা। তো এবং ডকুমেন্টস পর্যাপ্ত রয়েছে,
এফআইআর এ সবকিছু লিপিবদ্ধ করে লিফাফাবন্দ করে দেওয়া হয়েছে কোর্টে। তো এই পর্যন্ত হয়ে গেছে। পরে যাতে আমি তার জন্য এই কথাগুলি বলছি, এক মাস পরে যাতে না বলে এই তো এই ডকুমেন্টস নেই, এই ডকুমেন্টস নেই, এখন সব ডকুমেন্টস আছে। পুলিশ কমিশনার নিজে খুদ বলেছে লিফাফা বন্ধ আছে, তার জন্য যখন খুলবে আর নিশ্চিত তার যে ব্যবস্থা অন্তিম যেটা নরেন্দ্র মোদী সরকার করেছে যে ভাই রেপ কেসের আসামিকে ফাঁসি হওয়া উচিত, আর সেটাই আমার বোন মীনাক্ষী লেখিজি বলেছে, আর সেই দিশাতেই কাজ করবে পুলিশ কমিশনার আজকে বলেছে। তার মূল বিষয়টা কোথাকে দাঁড়ালো? সে মূল বিষয়টা দাঁড়ালো তৃণমূল কংগ্রেসের স্টেট স্পন্সর গুন্ডামি, মহিলা বলাৎকার করার ব্যবস্থা, তার কারণে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাংলাতে লাগাতার হচ্ছে। আর ডেটাতে যদি তুলে ধরি, না এখানে তো দেখলাম দেশের মধ্যে সবচেয়ে এই পর্যায়ে আছে। আরে ভাই এফআইআর করতে দাও না, আমরা এত বড় টিম এসছি, বিপ্লব দেব একটা পুরো টিম নিয়ে এসছে, আমরা বলেছি, আমরা মেল করেছি, তারপর ডিজিপি এফআইআর নেয় না রেপ কেসের, তাহলে এই রাজ্যের হবেটা কি? তার জন্য আমি মমতা ব্যানার্জিকে সাবধান করছি, সাবধান হয়ে যান। এই দেশের মহিলাদের সঙ্গে এভাবে অত্যাচার করা যাবে না। আর ভারতীয় জনতা পার্টি তার তীব্র বিরোধ করে এবং তার ব্যবস্থার জন্য যা করে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি এক কার্যকর্তা করবে। সুগন্ধ দা এখানে স্টেট প্রেসিডেন্ট রয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন, এখানে স্টেট কমিটির আমার অফিস বেয়ারাররা রয়েছেন, অগ্নিমিত্রাজি রয়েছেন, অন্যান্য নেতৃত্ব রয়েছে। আমরা আন্দোলন করব, আমরা বাংলার এক একটা মেয়েকে, মাকে সুরক্ষিত রাখবো। আর নরেন্দ্র মোদীর যে লাস্ট ওয়ার্ড, মহিলাদেরকে সবচেয়ে বড় অধিকার, সবচেয়ে বেশি অধিকার দিতে হবে, সেটা আমরা নিশ্চিত বাংলাতে করব। আমি আপনাদেরও তাতে সহযোগিতা চাই। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद। आमियो आईन एर छात्री चली पश्चिम बांगाले एकजन महिला मुख्यमंत्री থাকে কি করে মহিলাদের সাথে বারবার এর দরন এর জঘন্য अपराध हुए। तो मूल प्रश्न आज यही है कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है वहां पर बार बार महिलाओं के साथ इस प्रकार की अव्यवस्थित शासन क्यों मिल रहा है और इस प्रकार के जघन्य अपराध क्यों हो रहे हैं। मेरे पास आज का एक वीडियो है और वो आज ही का वीडियो है। मैं आपके बीच दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ के कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है, दूसरी तरफ वकालत पढ़ती हुई छात्र के साथ अपराध होता है। और मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूँ, तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है। और अगर आप अपने कैंपस में जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी, ये हम सोच सकते हैं। आज का वीडियो है स्यूरी पंचायत का। ये देखिए, अगर आप फोकस कर पाए तो स्यूरी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष, उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं सड़क के ऊपर। आप बंगाल की अस्मिता को नग्न कर रहे हैं। इस प्रकार की अभद्र चीजें अगर बंगाल के अंदर हो रही हैं तो बंगाल की अस्मिता कहाँ गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। आज पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विरोधी पक्ष नहीं बल्कि जनता के पक्षधर हैं। हम जनता के बेहतरी और बेहतर शासन की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकत्र होकर एक कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहाँ पर रोज समीक्षा हो, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी उनके अधिकारों का आक्षेप हो रहा है, ऐसे में उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या यहाँ का प्रशासन ये करेगा? क्या यहाँ का प्रशासन ये निश्चित करेगा
कि आकर कॉलेज की तरीके से जिस प्रकार उन लोगों को छोड़ दिया गया था एक लाइफ इम्प्रिजन के माध्यम से, इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और जिन अपराधियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनके खिलाफ दंड सख्त से सख्त और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी नियुक्त होगी, क्योंकि ये गैंग रेप का मामला है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें वेंजेंस दिखाई देती है, जिसमें दिखाई देता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने उसको वीडियोग्राफ भी किया ताकि जिंदगी भर उस लड़की को मोलेस्ट कर सके, उसको ब्लैकमेल कर सके, उसको शर्मिंदा कर सके। वो एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस है और हर ऐसी एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं के खिलाफ जितना काम यहाँ पर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपराधीकरण राजनीति का हो गया है और राजनीतिक अपराधीकरण के चलते यहाँ तक कि शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। मेरे से पूर्व मेरे मित्रों ने आपको जैसे बताया कि अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं। और एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जिसके ऊपर 2011 में मुकदमे हैं, 2013 के मुकदमे हैं, लगातार मुकदमे हैं, तो ऐसे कितने हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट तक फाइल नहीं हुई है। आप सोचिए, तड़ी पार एक व्यवस्था रहती है और जिसके अंदर इंपाउंड किया जाता है और उसके तहत उस व्यक्ति को बाइंड कर दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में ही नहीं दिखोगे, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं हो रहा। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार इन अपराधों में सम्मिलित है उसकी हिस्ट्री शीट तक नहीं बनी, आज तक वो खुला घूम रहा है और खुला घूम के सरकारी जो फंड से चलने वाला कॉलेज है उस सरकारी फंड से कॉलेज के अंदर उसको 500 रुपया डेली वेजर के रूप में भी मिल रहा है, उसका अंदर आना जाना है और साथ में उसको तनख्वाह भी दे रही है सरकार। और अव्यवस्था नाम की तो ये हालत है कि एसएटी करके इन्होंने एक नियम बना दिया है जिसमें अनियमित तरीके से कैसे कैसे इन्होंने लोगों को घुसाना है, अपने कार्यकर्ताओं को वो ये घुसा रहे हैं, इसलिए शिक्षा का भी अपराधीकरण इन्होंने किया है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, at every level there is a governance failure, and that governance failure is that criminalization of politics has happened and their accommodation into educational institution is established. It is established that all these people get appointed as ad hoc teachers sometimes, as ad hoc staff sometimes, and in violation of all the regularizations, whether whether under the Bar Council rules or under the Education Ministry rules. They have violated. নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।